हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इस पेपर का पूरा हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, हम 2022 के सारे प्रश्न पत्र आपके सॉल्व कर चुके हैं, जिनकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां से आप देख लीजिए। और हम 2023 के आपके ये प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसमें बाल विकास का पेपर सॉल्व करा दिया आपका 23 का, और ये दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं सारे के सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे से पेपर को देख लीजिए। और मेरे चैनल पे आपको चाहे ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड हुई, चाहे राजन सीरीज हुई, चाहे पवन सीरीज हुई, सभी के अति लघु और बहुविकल्प प्रश्न मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं और वीडियो की करते हैं शुरुआत। एक एक प्रश्न को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें। तो पहला ये क्वेश्चन था आपका, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, एक कथन है। देखो, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो हम ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। तो ये कहा है जॉन डीवी ने, फोर्थ ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन डीवी के द्वारा ये कथन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, स्पेंसर हमारा बिल्कुल सही सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन संप्रेषण से संबंधित है। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। अब देखो, संप्रेषण तो आपको पता ही है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत, यानी विचारों का आदान प्रदान। तो सामान्य तो होगा नहीं, उपयोगी भी नहीं है, असामान्य भी नहीं है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आदान प्रदान। अगला जो है वो है संप्रेषण के तत्व। तो देखो, संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं? पहला है संदेश। तो संदेश बिल्कुल संप्रेषण का तत्व है, माध्यम भी है और स्रोत भी है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संप्रेषण के जो तत्व हैं वो है चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण जो सूत्र है वो किस पर आधारित है? तो देखो, वो है गैस्टाल्टवाद पर, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गैस्टाल्टवाद जो चिंपैंजी बंदर पर जो प्रयोग करा था वही है ये गैस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, वर्दीमर कोपका, जो सिद्धांत वर्दीमर कोपका ने दिया है। नेक्स्ट है आपका, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर जो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं वो हैं सुकरात, इसलिए हमारा इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि है, ये स्टार लगा लो क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक आता ही आता पेपर में है, तो सुकरात याद रखना। अगला है निदान की प्रक्रिया। अब देखो, निदान की प्रक्रिया के लिए चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है समस्या की आवश्यकता। तो भाई, निदान की प्रक्रिया में समस्या की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। निदान की प्रक्रिया समस्या समाधान, समस्या का समाधान हमें इसमें नहीं करना होता, समस्या का समाधान करना होता है उपचारात्मक प्रक्रिया में। किसमें? उपचारात्मक प्रक्रिया में। अब निदान की प्रक्रिया में होता है समस्या की पहचान करना। अगर आप समस्या को पहचान रहे हो, यानी कोई बच्चा है, किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा है और वो सीख रहा है और सीखने के दौरान उसे कठिनाई हो रही है,
किसी कारणवश वो सीख नहीं पा रहा, तो उस कठिनाइयों का पता लगाना यानी समस्या का पता लगाना। तो समस्या का पता लगाना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निदान की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है वो है सूक्ष्म शिक्षण में कौन से तत्व का समावेश नहीं है। यहाँ देखो नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और नेगेटिव फॉर्म में ही आपको आंसर बताना होता है। देखो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा शिक्षण, यानी छोटा शिक्षण यानी संपूर्ण शिक्षण का एक लघु रूप कह सकते हो, यानी बहुत छोटा। तो देखो सूक्ष्म आकार, तो सूक्ष्म कक्षा आकार ये तो आपका पॉजिटिव है, और अभ्यास आधारित शिक्षण ये भी आपका पॉजिटिव है, और सूक्ष्म समय यानी कम समय ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन बृहत पाठ्य वस्तु यानी लंबी पाठ्य वस्तु यही आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी, यानी पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संख्या किसने दी है? ये दिए फ्रोबेल ने। इसमें हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें फोर्थ ऑप्शन, सॉरी 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है व्याख्यान विधि में छात्र बने होते हैं। देखो व्याख्यान जो विधि है, व्याख्यान विधि में छात्र सक्रिय बिल्कुल नहीं होते, उत्साही तो बिल्कुल नहीं होते। उत्साही कौन होता है? उत्साही टीचर होता है। सक्रिय कौन होता है? सक्रिय भी टीचर होता है। क्रियाशील बिल्कुल नहीं होते बच्चे, क्रियाशील भी कौन होता है? टीचर होता है। टीचर ही सब कुछ होता है किसमें? व्याख्यान विधि में। बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं होता। बच्चा कैसा होता है? निष्क्रिय। कैसा होता है? निष्क्रिय। इसलिए हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, कैसे? निष्क्रिय बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। प्राचीन कालीन का मतलब जब गुरुकुल पद्धति चला करती थी उस समय की बात कर रहा है ये। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी होती थी? पाठ्यक्रम केंद्रित बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं, और बाल केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां जो होती थी वो शिक्षक केंद्र होती थी, सब कुछ शिक्षक को ही माना जाता था। अगला है प्रस्तावना। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है? अब मान लो जैसे आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक है, अगर हमने मान लो आपको दे दिया आप विटामिन को पढ़ाइए। अब मान लो जब आप विटामिन को पढ़ाओगे तो छात्रों से क्या विटामिन के बारे में कुछ जानोगे नहीं। तो इसमें हम विटामिन टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले छात्रों से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि विटामिन के बारे में छात्र क्या क्या बातें जानते हैं। तो क्या क्या बातें जानते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान हो जाएगा। छात्रों को हम प्रस्तावना कौशल में किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों से जो बातें पूछते हैं, टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूर्व ज्ञान है, ना कि विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से और अश्रृंखलाबद्ध। ये सब तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। आपका 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। तो आप समझो यहाँ पे कल्पना शक्ति, इसको भी स्टार लगाओ। कल्पना शक्ति का पेपर में काफ़ी रोल है और कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। समूह कार्य द्वारा अगर आप मान लो समूह में कार्य कर रहे हैं तो क्या आप कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्याख्यान द्वारा कल्पना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रश्नोत्तर द्वारा भी नहीं। जबकि कहानी के माध्यम से अगर आप बच्चों को नई कहानियाँ सुनाते हैं तो कहानियाँ सुनाओगे तो बच्चों में क्या होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि घर बैठे अच्छे से उन्हें पेपर मिल जाए। देखो पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो बार बार दोहराना यानी पाठ के प्रमुख तत्वों को, प्रमुख का मतलब मुख्य तत्वों को बार बार दोहराना शिक्षण सिद्धांत के किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत, बिल्कुल गलत। नियोजन का सिद्धांत, बिल्कुल गलत।
और चयन का सिद्धांत तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, आवर्ती का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है कैसा? समय का सदुपयोग होता है, जी नहीं। मनोरंजनात्मकता नहीं, बौद्धिकता नहीं, फिर क्या होता है? चौथे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुविकल्प क्वेश्चन 15 के 15 पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अति लघु क्वेश्चन की ओर और अति लघु क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, फिर वही आ गया देखो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात ने। ये बात आपको ध्यान रखना, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है। तो देखो क्या होगा, अगर आप अपने शिक्षण, मान लो कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद अगर आप छात्रों से प्रश्न उत्तर करते हो तो छात्रों में क्या है, उस टॉपिक के प्रति एक तो रुचि बनी रहेगी। ठीक है, क्या बनेगी रहेगी? रुचि और जिज्ञासा भी बनी रहेगी और उनकी कह सकते हो आप एक प्रकार से तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति भी विकसित होगी यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न जो करने चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है पढ़ा रहे हो विटामिन और टॉपिक्स किससे पूछ रहे हो? टॉपिक पूछ रहे हो आप मलेरिया मच्छर का, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो मलेरिया मच्छर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा स्तर, देखो यहीं पे आंसर है। बहुस्तरीय मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विभिन्न स्तर के होंगे। ठीक है, अलग अलग स्तर के बच्चे एक कक्षा में होंगे। अलग अलग स्तर का मतलब है कोई बच्चा सामान्य बच्चा है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि है, किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है, किसी की कितनी है, तो डिफरेंट स्तर के बच्चे होंगे। तो उन सब बच्चों को एक ही कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण करना है और किसके आधार पर? उनके मानसिक स्तर के आधार पर। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे थोड़ा सा कठिन प्रश्न देना है, अगर मध्यम का है तो मीडियम, और सबसे कमजोर बुद्धि वाला बच्चा है तो उसे हल्का सा क्वेश्चन देके शिक्षण करना है। तो ये हो गया बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। अगला देखो संप्रेषण है। संप्रेषण की 4 विशेषताएं। संप्रेषण क्या है? बातचीत तो होती है, बातचीत के माध्यम से आपस में विचारों का आदान प्रदान तो संप्रेषण कहलाता है। तो इसकी 4 विशेषताएं आप कोई सी भी लिख सकते हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? अब बाल केंद्रित क्या है? बाल केंद्रित में ये आएगा, आपको जो टीचिंग करनी है, आपको जो शिक्षा देनी है वो बालक को केंद्र मानकर देनी है। ठीक है, बालक को ही केंद्र मानकर देनी है, उसकी इस IQ लेवल के हिसाब से शिक्षण करना है, उसकी मानसिक स्तर के अनुसार आपको शिक्षण करना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 20वां क्वेश्चन है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या समझते हो? सूक्ष्म शिक्षण, अब देखो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये एक प्रकार से समस्त शिक्षण का एक लघु रूप है। क्या कह रहा है? समस्त शिक्षण का लघु रूप। और सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं वो WD एलन है। इस प्रकार से क्या करना? WD एलन है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। और सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, एक मान लो एक क्लास में आपके एक कक्षा में मान लो 50 छात्र हैं, तो 7 से 8 या 5 छात्रों का एक छोटी छोटी क्या कर दी जाती है, उसमें टीमें बना दी जाती हैं, या टोली कह सकते हो, टोली बना दी जाती हैं। और जो छात्र होते हैं वो कम समय में, यानी कम से कम 20 से 25 मिनट में या 36 मिनट में, टोटल माइक्रो टीचिंग का जो समय होता है वो 36 मिनट ही होता है। तो उसके दौरान एक छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है देखिए, मैं आपको साइकिल बता देता हूँ उसकी माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग में देखो पहले आता है लेसन प्लान बनाना होता है, फिर टीचिंग करनी होती है और फिर आपको फीडबैक। ठीक है, उसी प्रकार से लेसन प्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक, टोटल समय जो मिलता है ये 36 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये था। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है?
तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में, तो ये 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भागों में मतलब पहला नंबर समझ लो आप टेक्नोलॉजी के आधार पर यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर। प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार दूसरा है वो है इंद्रियों के आधार पर। अब इंद्रियों के आधार पर जैसे दृश्य है, श्रव्य है या दृश्य श्रव्य दोनों है। दृश्य का मतलब जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। श्रव्य का मतलब जिसे आप सुन सकते हो, ठीक। जैसे देखना है तो पुस्तक हो गई, और अगर आपको सुनना है तो रेडियो हो गया। दृश्य श्रव्य में क्या हो गया? टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये है, ठीक है। टेलीविजन और कंप्यूटर, तो ये दृश्य श्रव्य के हो गए। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रकार है वो है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार का, उसमें भी प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। जो प्रक्षेपित है उसमें प्रोजेक्टर, OHP और स्लाइड प्रोजेक्टर हो जाएगा। जो अप्रक्षेपित है उसमें चार्ट है, श्यामपट है, मॉडल है, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन कह रहा है पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? पुनर्बलन को आप परिभाषित करोगे यानी रीफोर्समेंट। अब यहाँ पे समझो, मान लो आप कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ाया और वैसी टॉपिक से आपने रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया और बच्चे ने क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से जवाब दे दिया, तो आप बच्चे को फीडबैक क्या दोगे? शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये बोलते हो। तो यही क्या होता है? पुनर्बलन। अगर मान लो कोई बच्चा आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो आप उसके लिए फीडबैक क्या देते हो? नकारात्मक फीडबैक देते हो, नालायक है, पढ़ता नहीं है, या अपने हाव भाव से उसकी तरफ आंखें दिखाना। तो ये नेगेटिव रिफोर्समेंट होता है, नकारात्मक, ठीक है। और सकारात्मक 2 प्रकार का होता है। तो जो अच्छा संवाद या आप पुरस्कार दे रहे हो बच्चे के लिए तो वो सकारात्मक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका अनुदेशन का क्या आशय है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां कह रहा है अनुदेशन। तो अनुदेशन में समझिए आप, अनुदेशन का मतलब है एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो बच्चे को सीधे सीधे निर्देश देना, ठीक है। क्या है? बच्चे को निर्देश देना। इसमें बच्चा क्या है, जब आप बच्चे को निर्देश दोगे तो वह उन निर्देशों का पालन करते हुए बालक अपने अर्थपूर्ण ज्ञान को पूरा कर लेता है, तो यही कहलाएगा निर्देशन, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कोई बच्चा एक छोटा सा टॉपिक उसने क्लियर कर लिया, ठीक है, और थोड़े से बड़े टॉपिक की ओर बढ़ रहा है, तो उसे बड़े टॉपिक में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो आपने क्या काम करा? आप एक टीचर हैं तो आपने उसे थोड़ी सी मदद कर दी, सहायता कर दी, हेल्प कर दी या निर्देश दे दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? हम निर्देशन कहते हैं। ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट है अनुदेशन, ठीक है। अनुदेशन की बात हो रही थी। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हो? शिक्षण के अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हो यानी मोटिवेशन। अब आप समझो, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप हो और आपका दोस्त है। आपका दोस्त ऐसा है जो फैमिली बैकग्राउंड उसकी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, तो उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और आप बहुत गरीब हो, ठीक है, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आपको हर चीज़ की क्या होगी? आपको हर चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, हर चीज़ की क्या होगी? आवश्यकता होगी, ठीक है। और उस बच्चे के लिए दूसरा बच्चा, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपको आवश्यकता होगी तो आप क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, उत्साहित होंगे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? यही शिक्षण के अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। चलिए 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्रसंस्करण कौशल के किन्हीं 2 घटकों का नाम लिखिए। देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। प्रसंस्करण कौशल के कोई 2 घटक आप बता सकते हो। जैसे अगर मैं पहला कहूँ तो पहला आपसे कहूँगा भाई, प्रश्नीय कौशल कैसे होने चाहिए? एकदम प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रश्नों की स्पष्टता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं कहूँ तो जो प्रश्न हो ना, वो प्रश्न आपके प्रकरण से संबंधित हो। कैसे हो?
वो प्रश्न प्रकरण से संबंधित हो। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो उचित गति और विराम, उचित गति और विराम का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एलन तथा रेयान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया। देखो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर में आप ज़्यादा डीप में नहीं जाओगे। आपसे मैं कहूँ कि एलन और रेयान ने दोनों ने कितना दिया है, 14 शिक्षण कौशल दिए। कितने? 14। अब कोई आपसे कहे कि 14 शिक्षण कौशलों को लिखिए, तो 14 को आप लिखोगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ। 1 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आप ये लिख दोगे कि भाई 14 शिक्षण कौशल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि, यानी प्रयोग करना है, प्रदर्शन करके दिखाना है, प्रयोग करते हुए प्रदर्शन करना है, विधि किस विषय के शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो आप बता सकते हो प्रयोग प्रदर्शन कहाँ होता है, विज्ञान में। कहाँ होता है, विज्ञान में। तो इसका आंसर क्या होगा, विज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो 28वां क्वेश्चन है अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। तो अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। देखो अपेक्षित जो अधिगम स्तर है वह है न्यूनतम स्तर। क्या है, वह न्यूनतम स्तर है। ठीक है। एक बच्चे को इतना, एक कह सकते हैं कि एक बच्चे को इतना आना ही चाहिए, कितना, जितना कि वो तीसरी कक्षा, मान लो जितना कि वो चौथी कक्षा में है और चौथी कक्षा से जाने के लिए 5वीं कक्षा में वो जाना चाह रहा है। तो ये न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर कक्षा 4 तक उतना आना चाहिए जितना कि वो कक्षा 5 तक जाना चाह रहा है। कम से कम उतना तो सीख ले। ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए। नेक्स्ट आपका है 29वां क्वेश्चन दे रखा है। 29वां क्वेश्चन दिया है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षण के कोई 2 दोष लिखिए। तो शिक्षण जो केंद्रित शिक्षक है इसके दोष आप आराम से लिख सकते हो। आप पहला दोष इसमें लिख सकते हो, बालक निष्क्रिय रहता है। क्यों निष्क्रिय रहता है, क्योंकि जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण है तो सब कुछ तो इसमें शिक्षक होता है, सब कुछ तो इसमें टीचर होता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा बैठा रहता है, सुनता रहता है, बैठे बैठे सो जाता है, वो नहीं सुन पाता है। तो इसमें पहला लिखोगे कि बालक जो होता है वो निष्क्रिय रहता है। दूसरा लिखोगे लोकतांत्रिक माहौल नहीं हो पाता। क्या, लोकतांत्रिक माहौल इसमें नहीं हो पाता है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है और ये अति लघु क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानियां हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो कौन कौन सी होती है। चलिए सबसे पहले हम शिक्षण अधिगम सामग्री को जानने की कोशिश करेंगे। देखो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो चार्ट है, चार्ट हो सकती है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या चाहे वो कागज से निर्मित शिक्षण सामग्री हो। ठीक है, इस प्रकार से समझना। अब वो कह रहा है रख रखाव में सावधानी। तो रख रखाव में सावधानी यही है, अगर मान लो टेप रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब है बिजली से चलने वाले। अब ये जब ये बिजली से चलने वाले होते हैं, जब इन्हें आप रख देते हो एक स्थान पर तो इन्हें बीच बीच में समय समय पर चला के देख लेना चाहिए, नहीं तो ये अन्यथा की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये खराब हो सकता है। अब देखो जो कागज से निर्मित जैसे चार्ट है, मॉडल है, इनको कैसे रखोगे। तो इनको जब आप पढ़ाओगे, अपने पढ़ाने वाली जो कक्षा है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसकी धूल गर्द है, इसके ऊपर उसकी साफ सफाई टाइम से करनी चाहिए। और जो सीड़न होती है ना, ये सीड़न बिल्कुल भी इसके ऊपर ना आ पाए। तो ये आपके हो गए बेटा 30 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं 31वें क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहाँ पे हम लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट्स दे देंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक बात हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉप साइकोलॉजी। आप टॉप साइकोलॉजी की सारी वीडियो देख लो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी वहाँ से।
ठीक है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो तो टॉप साइकोलॉजी वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। देखो शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर, शिक्षण होता है टीचिंग और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, ठीक है। जो टीचिंग होती है ये शिक्षण होता है, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और प्रशिक्षण एक समय के दौरान चलती है, ये ध्यान रखना है। शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, बच्चे को पढ़ाते समय या बच्चों को पढ़ते समय कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों का पता लगाना है, उन कठिनाइयों का पता लगाना है और कठिनाइयों का पता लगाकर उसका निदान करना या उपचार करना। फिर आप उसका पता लगाकर उपचार कर देते हो तो ये कहलाता है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां नंबर है शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत। तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बार बार कह रहा हूँ, आप टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ट्रिक से बीएस ब्लूम की टेक्नोजोमी है उसे मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, ये आया है क्वेश्चन। खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व और विधि एवं प्रविधि में अंतर। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, विधि एवं प्रविधि में अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग और सहभागी शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण में व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि पूछी गई है। ये 40 क्वेश्चन आए हैं। ये थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सरल नहीं है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का, थोड़ा सा हार्ड समझ थोड़ा सा, लेकिन अब की जो पेपर आएगा वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आएगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, सारे के सारे पेपर आप सॉल्व कर लें। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।